नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत। पहली खबर जम्मू कश्मीर पहलगाम से जुड़ी हुई। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में भारी तनाव है। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इस बीच आज दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। शाह ने कहा कि एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे और किसी को बख्शेंगे नहीं। सीमा पार बैठे आतंकी, सीमा पार बैठे आतंक के ठेकेदार, सीमा पार बैठे आतंकियों के आका भारत के इस हुंकार को कान खोलकर सुन ले। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आतंकियों की कब्र खुदने वाली है। पहलगाम के गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बेगुनाहों के लहू की एक एक बूंद का बदला भारत लेकर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लाउड एंड क्लियर मैसेज आतंक परस्त पाकिस्तान को दे दिया है। आतंकवाद पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हिमाकत की, उसका बदला भारत जल्द लेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के इस ऐलान के साथ ही पाकिस्तान के बिलों में दुबके आतंकवादियों का हलक जरूर सूख रहा होगा। पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक और कूटनीतिक स्ट्राइक की है। भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिए हैं और भारत के इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर चोट पहुंचेगी। पहलगाम का बदला पाकिस्तान से चुन चुन कर लिया जा रहा है। अब की बार पाकिस्तान पर आसमान वाली स्ट्राइक हुई है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए नोटम जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि 23 मई तक पाकिस्तान रजिस्टर्ड ऑपरेटर या लीज का कोई भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय स्पेस में नहीं घुस सकता। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो कड़ा एक्शन होगा। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बड़ा असर होगा। चीन, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस को लंबा रास्ता तय करना होगा। इससे ईंधन की लागत बढ़ेगी और किराया महंगा होगा। हवाई मुसाफिरों को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो चोट तो पहुंचेगी इकोनॉमी को लेकर पाकिस्तान पर और निश्चित तौर पर दबाव इससे काफी बढ़ रहा है। देखिए, पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है तो भारत के लिए एयर स्पेस उन्होंने भी बंद किया। अब भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से उसे कितना घाटा होगा, इसका डाटा भी आप देखिए, बड़ा ही दिलचस्प है। बिल्कुल, पाकिस्तान पर कुल 70.36 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और पाकिस्तान की 90% इकोनॉमी कर्जों के दलदल में ही फंसी हुई है। पाकिस्तान हर महीने अपनी इकोनॉमी में जितना उसका कर आता है उससे ज्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर है। अब एयरलाइंस की बात कर रहे हैं हम, जो एयरलाइंस का डाटा आपके सामने रख देते हैं। एयरलाइन पर ही करीब $4 बिलियन का कर्ज है। भारत में एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान की आर्थिक कमर कैसे टूटेगी, अब यह भी जानना जरूरी है, तो जानिए। और देखिए, पहले भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के विमान चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका जाया करते थे। पाकिस्तानी विमानों को अब और लंबा रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ऐसे में विमान की ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी, खपत होगी। देखिए, अब उसका रूट क्या होगा, या तो भारत के दक्षिणी हिस्से से बाहर होते हुए श्रीलंका होते हुए जाए, या फिर चीन के ऊपर से, अफगानिस्तान के ऊपर से उसके विमान उड़ान भर के जाएं। लेकिन ऐसी सूरत में भी उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा फ्यूल खर्च होगा। इसका सीधा असर जो है, जो पाकिस्तान एयरलाइंस के तमाम विमानों का इस्तेमाल करेंगे उनकी जेब पर पड़ेगा। मतलब करोड़ों का घाटा होगा पाकिस्तानियों को, पहले से ही खस्ता हाल है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद एनआईए एक्शन मोड में है और जरूरत भी है। आतंकी हमले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं एक एक करके। इसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर में हुर्रियत और जमात इस्लामी के समर्थकों के घर पर एनआईए ने 100 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी की है। पहलगाम अटैक पर मिलिट्री एक्शन के बीच देश की तेज तर्रार एजेंसी एनआईए जबरदस्त एक्शन में है। आतंक का नेटवर्क एनआईए के रडार पर है। हमले से जुड़े किरदारों की कुंडली खंगाली जा रही है।
एनआईए सूत्रों की माने तो हुर्रियत और जमायत इस्लामी के समर्थकों के घर पर रेड डाली गई। 100 से ज्यादा ठिकानों को खंगाला गया। दावा और बड़ा है, छापेमारी के दौरान इन ठिकानों से कई देश विरोधी चीजें बरामद की गई हैं। एनआईए को शक है कि प्रतिबंधित संगठन होने के बावजूद इन संगठनों ने पहलगाम के गुनाहगारों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क खड़ा करने में मदद की है। ये छापेमारी कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला और बांदीपुरा में संगठनों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई। इन संगठनों से जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पहलगाम हमले की जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, एक के बाद एक नई नई जानकारियां खुलकर सामने आ रही हैं। जांच कर रही एनआईए टीम के चीफ भी पहलगाम पहुंचे और पता चल रहा है कि आतंकवादियों ने हमला पूरी तैयारी के साथ किया था। सब जानते हैं वैसे। पहलगाम में 22 अप्रैल को सैलानियों पे हुए आतंकवादी हमले का एक एक तार जोड़ने की कोशिश में जुटी एनआईए की टीम इस मामले में रोज नई नई जानकारियां सामने ला रही है। पता चला है कि आतंकवादी हमले के लिए 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच चुके थे। वो 2 दिन पहले से ही बैसरन घाटी में मौजूद थे। उन्होंने 3 और जगहों की भी रेकी की थी। ये जगह हैं आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी। लेकिन इन जगहों पर ज्यादा सुरक्षा होने की वजह से हमला नहीं कर सके। एनआईए तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। 15 लोगों से गहन पूछताछ हो रही है। शक है कि ओवरग्राउंड वर्करों ने आतंकवादियों को रूट मैप दिया था। एनआईए की टीम ने वेस्टर्न घाटी में 3D मैपिंग भी की है ताकि आतंकवादियों के आने और हमले के बाद से मौके से भागने के रूट को समझा जा सके। देखिए, पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता, अलर्टनेस काफी बढ़ चुकी है। अब नई तकनीक वाले कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। किसी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि को ये कैमरे कैसे पहचानेंगे? हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने ग्राउंड जीरो पर जाके एक रिपोर्ट भेजी है, जरूर देखिए। कोई अगर संदिग्ध अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है और पहले से उसका कोई फोटो जो है वो मौजूद है सरकारी डाटाबेस में, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये फेस डिटेक्ट करता है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह इस तरह के कैमरे लगाए जा रहे हैं जिनमें हर किस्म की नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है वेपन डिटेक्शन भी हो सकता है, फेस रिकॉग्निशन हो सकता है, कोई संदिग्ध वस्तु कोई रख के जाता है तो वो भी डिटेक्शन हो सकती है। इस तरीके के अलग अलग AIs जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के टनल में भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये कैमरे बम धमाकों और आग में भी खराब नहीं होंगे। ये कैमरे संदिग्ध लोगों और संदिग्ध गाड़ियों की पहचान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से हालात सामान्य चल रहे थे। आम लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों ने भी राहत की सांस ली थी। लेकिन पहलगाम की घटना ने साबित कर दिया है कि हाल फिलहाल किसी तरह का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, दुश्मन देश के हुक्मरान जान गए हैं और डर में जी रहे हैं। भारत ने भी अमेरिका को फोन पर बातचीत में अपनी मंशा जाहिर कर दी है। एस जयशंकर ने अमेरिका को क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद अभी तक हिंदुस्तान ने ना गोली चलाई है ना बम। कभी पानी रोककर तो कभी दुनिया भर में उसे बेनकाब करके बता दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या करने वाला है। आधी रात को क्या हुआ? जयशंकर को किसने फोन किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो थे। एस जयशंकर ने खुद एक्स पर पोस्ट करके यह खुलासा किया। जयशंकर ने लिखा, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बातचीत की और कहा कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले दोषियों, उनका समर्थन करने वालों और साजिश रचने वालों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। इधर अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात कही है। साफ है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका भी नहीं बचा सकता। आतंकिस्तान को अपने कुकर्मों का अंजाम भुगतना ही होगा। पाकिस्तान ने ISI के प्रमुख आसिम मलिक को देश का नया सुरक्षा सलाहकार बनाया है। यह पद लंबे वक्त से खाली पड़ा हुआ था।
एक राक्षस को दूसरे राक्षस के पद पर बिठा दिया है। पाकिस्तान अपनी तरफ से जांच की पूरी तैयारी करता दिख रहा है। अब यह बात अलग है कि उसके प्रधानमंत्री दुनिया के सामने गिड़गिड़ा कर भारत को समझाने की रट लगाए हुए। 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री भड़काने वाले और गीदड़ भपकी वाले बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ डरे घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री से इस सिलसिले में उनकी बात हुई। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका से गुजारिश की है कि वो भारत का गुस्सा ठंडा करवाने में मदद करें और पहलगाम हमले के बाद पैदा तनाव को कम करवाएं। शरीफ ने हमले को लेकर अपनी तरफ से सफाई भी दी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंत्री और सांसद लगातार उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं, जबकि सेना के प्रमुख सीन से एकदम नदारद। वो 6 दिन पहले पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी के समारोह में जाने की बात कहकर गायब। इस बीच हर मोर्चे पर मात खा रहे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने जरूर भारत के खिलाफ झूठी खबरों का अभियान तेज कर दिया है। पहलगाम पर एक्सपोज होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। LOC पर लगातार 7वें दिन भी पाकिस्तान से सीज फायर तोड़ा गया है और भारत भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में उससे भी ज्यादा तगड़ा गोली का जवाब गोले से दे रहा है। पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान भी ऐसे ही कर रहा है। भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान LOC पर हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 7वें दिन भी सरहद पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी रेंजर्स LOC पर छोटे हथियारों से लगातार फायरिंग कर रहे हैं। रात भर सरहद पर पाकिस्तान गोलियां बरसाता रहा। बिना उकसावे के पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी फायरिंग का माकूल और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान LOC पर भारतीय चौकियों को टारगेट कर रहा है। 30 अप्रैल को पाकिस्तान ने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा। भारत के बड़े एक्शन की आहट है। क्या इसलिए पाकिस्तान में घबराहट है? देखिए, पाकिस्तान जब भी टेंशन में आता है बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर देता है। यानी कुछ सालों में पाकिस्तान ने कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन किया है? 2024 में सिर्फ 2 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। 2023 में कोई उल्लंघन नहीं हुआ। 2022 में 1 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया पाकिस्तान। 2021 में जनवरी में 380 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था और फरवरी में 278 बार उल्लंघन किया गया नापाक पाकिस्तान की तरफ से। 2020 में 5000 से ज्यादा बार उल्लंघन किया गया था और 2003 में संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन उसका असर क्या होता है? पाकिस्तान अपनी फिर उसी हरकतों पर आता है, लेकिन उसको करारी शिकस्त झेलनी पड़ती है क्योंकि वो गोली चलाता है और फिर हिंदुस्तान जवाब किससे देता है? गोले से। इसलिए पुरानी कहावत है ना कि पूंछ को आप 12 साल नली में रखो लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो पाकिस्तान की भी स्थिति कुछ इसी तरह है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बाबा साहेब के अपमान पर FIR कराएगा और आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने कहा है कि अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का SC/ST आयोग है वो बाबा साहेब के अपमान पर FIR दर्ज कराएगा। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने उस तस्वीर में जो अखिलेश यादव के साथ बाबा साहेब के और आधा चेहरा अखिलेश यादव का था, उस तस्वीर को लेकर बड़ी आपत्ति हुई थी। बाद में इस तस्वीर को हटाया गया, लेकिन आज अखिलेश यादव ने उस तस्वीर को बनाने वाले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कार्ड खेला, दलित कार्ड खेलने की कोशिश की थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश जनजाति माफ कीजिएगा SC/ST आयोग जो है अब वो अखिलेश यादव के साथ रणवीर FIR कराए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रणवीर, क्या इस वक्त हलचल है उत्तर प्रदेश में? क्या एक्शन है? देखिए, एक कार्यकर्ता ने तस्वीर भेंट की। उस तस्वीर में आधा चेहरा अम्बेडकर जी का था और आधा चेहरा अखिलेश यादव का था। बीजेपी ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अब मामला कानूनी हो चुका है क्योंकि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिख करके मुकदमा दर्ज करके इस मामले में जो भी दोषी हों उस पर कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने
जो पुलिस आयुक्त को आदेश दिया है उसमें कहा है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके 5 मई को सुबह 11:30 बजे तक रिपोर्ट आयोग को पेश करके बताएं कि आखिर लखनऊ पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई किया है। आयोग ने कहा है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये छेड़छाड़ बाबा साहब का अपमान है और इस अपमान को आयोग सहन नहीं करेगा। इसलिए सीधे पुलिस आयुक्त को जो पत्र लिख करके ये आदेश दिया गया है कि मुकदमा दर्ज करें और कार्रवाई करें। तो जाहिर है कि जिस शख्स ने इस तस्वीर को एडिट करा करके अखिलेश यादव को भेंट किया था, गोंडा के रहने वाले, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इस कार्रवाई में क्या अखिलेश यादव को भी पार्टी बनाया जाता है, क्या अखिलेश यादव पर भी मुकदमा दर्ज होता है, या सिर्फ उस कार्यकर्ता पर जो कार्यकर्ता ने ये तस्वीर भेंट की है और जिन कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की इस एडिटेड फोटो को पोस्टर बना के समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगवाया था। तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस पर कार्रवाई करने को अनुसूचित जाति आयोग ने कहा है। ठीक है रणवीर, तो इस खबर पर जो भी अपडेट होगा रणवीर के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। और फिलहाल जो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, अब उनके खिलाफ अनुसूचित जाति आयोग FIR दर्ज कराएगा। खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहलगांव टेरर अटैक पर आज एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी हमले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। और साथ ही न्यायिक आयोग गठन की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी कोर्ट ने, और अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार भी लगाई है इसके साथ। देखिए रिपोर्ट। वकीलों की याचिका खारिज होने की कई वजह रही। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि पहलगाम टेरर अटैक जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। याचिका दायर करने वाले वकीलों को अदालत से कड़ी फटकार पड़ी। जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा, यह गंभीर मसला है, गंभीरता दिखाएं। यह अर्जी दाखिल करने का समय नहीं, यह संवेदनशील मुद्दा है। जस्टिस सूर्यकांत, आप क्या सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं? जिम्मेदार बनो, देश के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। क्या यही तरीका है? ऐसा मत करो। बता दें कि वकीलों का एक ग्रुप पहलगाम हमले की जांच न्यायिक आयोग से कराने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई थी। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद देश भर से पाकिस्तान के खिलाफ भारी नाराजगी और विरोध के सुर उठ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के भरतपुर से विरोध का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। देखिए, हम आपको ये खबर खासतौर पर इसलिए दिखा रहे हैं कि विरोध का अंदाज बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए किसान ने जमीन से ही संदेश भेजा है। इन किसानों ने पाकिस्तान को पान के पत्ते भेजने से इंकार कर दिया। अब मियां चबाओगे क्या? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश का हर नागरिक अपनी अपनी तरह से पाकिस्तान का विरोध कर रहा है। राजस्थान के भरतपुर में किसानों ने एक बड़ा कदम उठाया है। इन किसानों ने पाकिस्तान को अपनी जमीन पर उपजे पान के पत्ते भेजने से मना कर दिया है। हमारे जो जितने भी गांव हैं तमिल समाज के, हमको सबको कन्फर्म किया है कि हम पान पाकिस्तान के लिए नहीं भेजेंगे। किसानों के इस फैसले का असर व्यापार पर दिखने लगा है। पहले जो पान 2 से 4 रुपए प्रति पत्ता बिकता था, उसकी कीमत अब 1 रुपए तक गिर गई है। किसान नुकसान में है, लेकिन अपने फैसले पर कायम है। पहले जाता था, अब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया आपने? अब ये युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से। ये जो आतंकी हमला हुआ है, हाँ। तो आप लोगों तो काफी घाटा भी जाएगा ना? तो घाटे को तो सहन कर लेंगे हम। भरतपुर के किसानों का यह फैसला बता रहा है कि जब बात देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की हो तो व्यापार मायने नहीं रखता है। देखिए, 22 अप्रैल को पाकिस्तानी हुक्मरानों के इशारे पर पहलगाम में मुट्ठी भर आतंकियों ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी। आज इस हमले के 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 9 दिनों में हिंदुस्तान के बड़े और कड़े फैसले लेकर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया गया है। अब जानिए जरा हमले के बाद 9 दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार के 9 कड़े और बड़े फैसले। ये हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। नवंबर 1 को जो नंबर 1 पर है वो एयर स्पेस बंद करने का फैसला है। इससे पाकिस्तानी एयरलाइंस को तगड़ा झटका लगने वाला है, यात्रियों की जेब ढीली होने वाली है। नंबर 2 ये कि फायरिंग का जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। नंबर 3 ये कि सेना को खुली छूट दी गई है पीएम की तरफ से। पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। उच्चायोग में कर्मियों की संख्या भी भारत ने घटा दी। और सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया। सार्क वीजा छूट, उस पर रोक लगाई है।
इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानी जो सार्क वीजा पर आए थे, इलाज कराने आए थे, रिश्तेदारी में आए थे, सबको बाहर भेजा जा रहा है और अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। सिर्फ वापस जाने का रास्ता है, अब आने का रास्ता नहीं है। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना खान ने सोशल मीडिया पर जो ट्रोल हो रही हैं उसकी एक वजह बताइए। यहां तक कि उन्हें गद्दार तक कहा जा रहा है। अब क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए, समझिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चीख अब तक लोगों के कानों में गूंज रही है। इस बीच बॉलीवुड भी एक सुर में इस हमले के विरोध में अपनी आवाज उठा रहा है। अबीर गुलाल भारत में बैन हो चुकी है। वजह पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान का फिल्म में मुख्य भूमिका निभाना। अब अभिनेत्री करीना कपूर खान भी ट्रोल हो रही हैं। वजह पाकिस्तानी डिजाइनर के साथ उनका डिनर करना। ये तस्वीरें दुबई की हैं, जहां करीना पाकिस्तानी डिजाइनर फराह मन्नान के साथ नजर आ रही हैं। दरअसल करीना 27 अप्रैल को दुबई में एक इवेंट का हिस्सा बनी थी, जिसमें फराज भी शामिल हुए थे। ये तस्वीरें फराज ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद करीना ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मन्नान दुबई के मशहूर डिजाइनर हैं। करीना कपूर खान के अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, तारा सुतारिया जैसे कई सितारे फराज के लेवल पहन चुके हैं। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, मशहूर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी फराज के पसंदीदा डिजाइनर्स में से एक है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर में इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई बताएंगे आशु? जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया है, देखिए, पाकिस्तानी जासूस। और पूछताछ में जासूस ने यह खुलासा भी किया, आईएसआई के हैंडलर के तौर पर यह काम कर रहा था। 2019 में पाकिस्तान गया था। पठान खान नाम का ये जासूस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसी ने यहां ऑपरेशन करके इसको गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, पहलगाम के हमले के बाद भारत बदला लेने की सोच रहा है, उस वक्त पठान खान नाम का एक जासूस राजस्थान के जैसलमेर से इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ा है। लेकिन अब इस पठान खान की सारी पठानगिरी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां निकालना शुरू कर चुकी हैं। पूछताछ में इस जासूस ने खुलासा किया है, आईएसआई के हैंडलर के तौर पर यह काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी विकास, लेकिन सवाल भी है, कैसे पाकिस्तानी आकर आईएसआई के लिए हैंडलिंग का काम करते हैं, वो भी भारत के जरिए और भारतीय सरजमी से। इसलिए इसको आशुतोष जासूस कहा जा रहा है। पाकिस्तान का बॉर्डर है जो जैसलमेर राजस्थान से लगता है, सेंसिटिव इलाका है, और ठीक उसी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में आईएसआई के हैंडलर के तौर पर ये काम कर रहा था। सुशांत पारेख हमारे सहयोगी जैसलमेर की इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, कैसे पकड़ा गया है पठान खान का नाम का जासूस? देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से रडार पर था। इंटेलिजेंस की टीम 1 महीने पहले से पूछताछ भी कर चुकी थी, लेकिन उस टाइम उनके पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं थे। लेकिन 1 महीने में तमाम साक्ष्य ऐसे जिससे ये साबित हुआ कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था, बाकायदा पैसों के लिए काम कर रहा था। और ये 2019 में पाकिस्तान जाकर आया था। कुछ रिश्तेदार वहां पर रहते हैं इनके, और शायद जिस तरह की जानकारी है कि उन्हीं के मार्फत ये आईएसआई के संपर्क में आया, और उसके बाद इससे लगातार राजस्थान में, खास तौर पे पाकिस्तान से लगती हुई जैसलमेर की जो सीमा है, वहां से जुड़ी हुई सामरिक जो जानकारियां हैं वो भेजना शुरू किया था। कुछ जो है फोन नंबर जो ऐसे मिले हैं जिनसे बातचीत करने की पुष्टि हुई है। कुछ चैट्स भी ऐसी सामने आई है जिससे साबित हुआ है कि ये पाकिस्तान की एजेंसी के लिए काम करता था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जानकारियां इसने भेजी हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज या इंफॉर्मेशन जो सामरिक महत्व से जुड़ी हुई थी वो दी है, इन सब को लेकर अभी पूछताछ जारी है। शुक्रिया सुशांत, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे और अपडेट हासिल करने के लिए। तो जैसलमेर से ये बड़ी खबर, जहां बड़ी कार्रवाई, क्योंकि पाकिस्तानी जासूस वो अब गिरफ्त में है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में। इस बीच बढ़ती गर्मी के साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। राजस्थान के अजमेर में आज एक होटल में भीषण आग लग गई। भीषण अग्निकांड में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोगों को वक्त रहते बचा लिया गया। अजमेर में हुई इस अग्निकांड की पूरी कहानी देखिए। अग्निकांड की एक एक तस्वीर कलेजा कपाने वाली है। गाड़ी नहीं है गाड़ी, बचा लो इसको, बचा लो इसको। अजमेर की सकरी गली में शोलों से कोहराम मचा है। नाज होटल से आग की बौछार हो रही है। एक शख्स जमीन पर बेसुध पड़ा है, जिसे बचाने की जद्दोजहद चल रही है। आग के तांडव की दूसरी खौफनाक तस्वीर देखिए। होटल आग का गोला बना है। लपटें इतनी भयंकर हैं कि अजमेर का डिग्गी बाजार इलाका थर-थर कांप रहा है।
होटल का 5वां तल्ला तक शोलों के कब्जे में है। आग कैसे लगी और कितना नुकसान, ये भी जानिए। अजमेर में मौत का होटल, आग में 4 लोग जिंदा जलकर मर गए। जान गंवाने वालों में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है, जबकि आग में 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। एक मां ने बच्चे को बचाने के लिए उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। गनीमत रही कि बच्चे की जान नहीं गई। होटल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जब यह हादसा हुआ तो 16 कमरों वाले इस होटल में 18 से ज्यादा लोग ठहरे थे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कार पार्किंग को लेकर क्या कोई किसी का जानी दुश्मन बन सकता है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ गाड़ी खड़ी करने को लेकर बड़ा विवाद हो गया, जहां महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई और सीसीटीवी कैमरे में महिलाओं का महाभारत कैद हो गया। गुत्थम गुत्थी, धक्का मुक्की, 5 महिलाओं में भयंकर महाभारत छिड़ी है। महिलाओं के सिर पर खून सवार है। बीच सड़क पर जूतम पेजार और थप्पड़ों की बौछार हो रही है। एक शख्स बीच बचाव में उतरा है। झगड़े को शांत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन लेडीज ब्रिगेड भयंकर गुस्से में है। बीच बचाव के बीच ये महिलाएं चुन चुन कर एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं। किसी के बाल नोचे जा रहे हैं, किसी को थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं। महिलाओं के बीच महाभारत की ये तस्वीरें बिलासपुर की मंगला दीनदयाल कॉलोनी की है। इस फसाद का आगाज गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ। गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर नौबत मारपीट पर पहुंच गई। मारपीट का यह पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चलिए बिलासपुर से आगे निकलते हैं, आपको लिए चलते हैं मुंबई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई पहुंचे और पीएम ने भारत के पहले वर्ल्ड विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि वेब्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मौका क्रिएटर्स के महाकुंभ यानी वेब्स 2025 समिट का था। मुंबई के एक छत के नीचे 100 से ज्यादा देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स जुटे थे। मकसद था ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखना। पीएम मोदी वेब्स समिट का उद्घाटन करने पहुंचे और मंच से बड़ा पैगाम दिया। एक तरह से आज यहां ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। पीएम मोदी ने यहां तक कहा कि वेव्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वेव्स ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। भारत और दुनिया भर में क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत का सबको पता है। आपको बताते हैं कि वेब्स क्या होता है, ये जानना जरूरी है, समझ लीजिए। फुल फॉर्म वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज एंड टारगेट एंटरटेनमेंट फील्ड। इसको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, देखिए ये प्रधानमंत्री वहां पर जब पहुंचे, भारत के जो बॉलीवुड की तमाम हस्तियां हैं, जितने बड़े सितारे थे विकास, सबकी मौजूदगी थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। 4 दिन तक मुंबई के कन्वेंशन सेंटर में चलने वाले समारोह में सितारों का जमघट लगा हुआ है। खास मौके पर बॉलीवुड का शायद ही ऐसा कोई चेहरा हो जो नजर नहीं आया। देखिए जरा रिपोर्ट। बॉलीवुड का हर चेहरा एक छत के नीचे, बॉलीवुड सितारों का जुटान। इस खास मौके पर अभिनेता मोहनलाल और अक्षय कुमार एक साथ नजर आए। बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर और निमृत कौर भी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में नजर आए। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और ऑस्कर विजेता निर्माता गुमीत मोंगा भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। बॉलीवुड पर्दे से अभिनेता अनिल कपूर के अलावा शाहरुख खान, आमिर खान, रजनीकांत, AR रहमान, आलिया भट्ट के साथ रणबीर कपूर भी शिरकत करने पहुंचे।
दुनिया के प्रमुख मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के इनोवेटर्स और दिग्गजों के जुटान से 15,000 वर्ग मीटर का हॉल जगमग कर रहा है। तो विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों है ये महत्वपूर्ण? ये समिट खास इसलिए है क्योंकि भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है, उसको समझाने के लिए हम आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रख रहे हैं। भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों यहाँ पर 90 देशों से ज़्यादा पहुँचे हैं और उन्होंने बाकायदा पंजीकरण करवाया है। 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शिरकत और 1,000 से ज्यादा कलाकार। समारोह में 300 से ज्यादा कंपनियों ने भी शिरकत किया है। 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स शामिल हैं। भारत के युवाओं को इन स्टार्टअप्स के जरिए अवसर मिल सकते हैं। स्टार्टअप्स को बेहतर अवसर मिलेंगे। रचनात्मक उद्योग को वैश्विक मौके पर भारत का डिजिटल इंडिया का सपना भी इससे सशक्त होगा, मजबूत होगा और इसको इससे गहराई मिलेगी। देखिए, डिजिटल इंडिया के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, डिजिटल अपॉर्चुनिटी भारत के लिए भी नए दरवाजे खोल रही है। चलिए मुंबई से अब आगे निकलते हैं और दिल्ली की खबर। विकास, दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हरियाणा और दिल्ली में पानी पर सियासी जंग देखने को मिलती थी, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो पानी पर हरियाणा और पंजाब में सियासी तलवारें खिंच गई हैं। रिपोर्ट देखें। पानी पर आर पार नेताओं के बीच खिंची सियासी तलवार। दिल्ली और हरियाणा में पानी के लिए हाहाकार। पंजाब सरकार ने पानी देने से इनकार किया। दरअसल पानी की कमी हुई तो हरियाणा ने भाखड़ा नंगल डैम से ज्यादा पानी मांग की तो पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया। पंजाब ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ रच रही है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी पानी पर राजनीति कर रही है। कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा। दिल्ली सरकार मुस्तैद है और किसी भी तरीके से दिल्ली को पानी की कमी ना हो, इसके लिए काम चल रहा है। अभी तो गर्मी की शुरुआत है, जैसे जैसे पारा बढ़ेगा पानी की समस्या भी बढ़ेगी तो पानी पर सियासी लड़ाई भी बढ़ेगी। पहलगाम हमले के बाद देश भर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन थम गया था, लेकिन एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसे हवा देने में जुट गया है। इस बार वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन का जो तरीका है वो कुछ अलग था। लाइट्स बंद, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लाइट्स बंद, अंधेरे में शहर और इसी अंधेरे में अपने घर के छत पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि उनके प्रदर्शन का कितना असर हुआ है। दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अनोखा तरीका निकाला। यह तस्वीर बुधवार की है जब नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लाइट्स बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन किया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत देश भर के मुस्लिम नेताओं ने रात 9 बजे से 9:15 तक घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करके विरोध प्रकट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 7 जुलाई यानी 87 दिनों तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन ये जो अंधेरा था, ये 26 जानों के लिए क्या किया गया था? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाट बाजार में आग में 26 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग बहुत भयावह थी और 1.5 घंटे के भीतर ही दुकानें जलकर राख हो गई। इन आग की लपटों को देखिए। यह आग दिल्ली के प्रसिद्ध दिल्ली हाट बाजार में कल रात लगी थी। इस आग में 26 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग इतनी तेज थी कि 1.5 घंटे के भीतर ही दुकानें जल गई। दुकानदारों को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो अपना सामान निकाल सके। 5 मिनट के अंदर 25 दुकानें में मेरे दुकान 12 दुकान के बाद था। मैं अंदर दोबारा दुकान के अंदर जा नहीं पाया, या कि मेरे पर्स तक भी मैंने उठा नहीं पाया। एक भी सामान नहीं उठा पाया, पर्स तक भी। हाँ, कितना नुकसान हो गया होगा आपका? मेरे 70 से 80 हजार तक सामान था। आग लगने से दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है।
दुकानदारों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने भी लोगों को आश्वासन दिया है। सरकार ने तो जाति जनगणना कराने का फैसला कर ही लिया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। लेकिन सरकार के फैसले के बाद जातिगत जनगणना पर विपक्ष की तमाम पार्टियां इसे अपनी जीत करार दे रहे हैं। जातिगत जनगणना विपक्ष की हमेशा से एक मांग रही है। अब जब सरकार ने इस मांग को मान लिया है और जनगणना करने का फैसला लिया है, तो तमाम विपक्षी पार्टियां इसे अपनी जीत बता रही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के फैसले पर कहा, लालू यादव लगातार संघर्ष करते रहे, वो हमेशा इस बात को उठाते रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत से ही इसकी लड़ाई लड़ी है। 30 साल पुरानी मांग रही है। सबसे पहले लालू जी ने और जितने हमारे पुरखे थे समाजवादी नेता, उन लोगों ने आवाज उठाया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि विपक्ष के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले को लिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में एक कदम उठाया गया है। जातिगत जनगणना का फैसला 90% पीडीए के लोगों की 100% जीत है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। हालांकि जनगणना का प्रोसेस पूरा होने में 1 साल लगेगा। साफ है, मोदी सरकार ने जाति जनगणना वाला मुद्दा विपक्ष के हाथों से पूरी तरह से छीन लिया है। अब बिहार में इस साल ही चुनाव है। अब जरा समझिए कि इसका असर बिहार चुनाव पर कितना कैसे पड़ सकता है। देखिए, एक एक करके हम यह सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। बिहार चुनाव पर निर्णायक असर इसका संभव हो सकता है। एनडीए को पिछड़े वर्ग में बढ़त मिल सकती है। महागठबंधन को राजनीति बदलनी होगी और विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा छिन चुका है। बीजेपी की आरक्षण विरोधी छवि खत्म होगी और बीजेपी जेडीयू का तालमेल और ज्यादा मजबूत होगा। ओबीसी ईबीसी को लुभाने में बीजेपी को मदद, और राज्य की 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी की है। और देखिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ था। पिछले चुनाव में ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार का जो जनाधार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जाति जनगणना की मांग के साथ ही ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार से छिटका हुआ जो ईबीसी है वो वापस लौट आए। तो ये बिहार की बात थी। अब बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। समझिए कि सरकार के फैसले से उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में किसे फायदा हो सकता है, किसे नुकसान। जरा देखिए, समाजवादी पार्टी एसपी के सपने पर चोट कैसे। बिल्कुल, एसपी का जो हथियार था सबसे बड़ा, वही छिन गया है। समाजवादी पार्टी ने पीडी और संविधान का ही नारा देकर पिछला चुनाव लड़ा था। अब 2024 के चुनावी अभियान में अखिलेश ने बड़ा इसे मुद्दा बनाया था और पिछड़ा विरोधी होने के दावे पर भारतीय जनता पार्टी ने गेम पलट दिया। 2024 में पिछड़े दलित वोटर बीजेपी के साथ भी खिसके थे और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खासा नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की कई सहयोगी पार्टियां भी गदगद हैं और जातिगत जनगणना के समर्थन में थे बीजेपी के कई सहयोगी। बीएसपी वोट बैंक में सेंध लगाने में भी इससे मदद मिल सकती है। हालांकि बीएसपी का वोट बैंक जो है वो कम होते होते मात्र 6% पर आकर सिमट गया है। अब उसमें भी अगर सेंध लग गई तो बीएसपी अभी एक विधायक वाली पार्टी है, शायद वो भी ना बचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, ट्रेन से सफर करने वालों को ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। रिपोर्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1 मई से ट्रेन में सफर करने वालों के लिए बहुत कुछ बदल गया है। रेलवे रोज करोड़ों यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती है, लेकिन अगर आप भी सुनहरे सफर के लिए जा रहे हैं और आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आप परेशान मत होइए। अब बहुत कुछ बदल गया है। नए नियमों के मुताबिक कंफर्म टिकट वाले यात्रियों का सफर आसान होगा। वेटिंग वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में सफर करने की इजाजत नहीं होगी। वेटिंग वाले यात्री जनरल क्लास में ही सफर कर पाएंगे। अगर वेटिंग वाले स्लीपर या एसी में सफर करते हैं तो जुर्माना लगेगा। टिकट और एडवांस टिकट बुकिंग के समय में भी बदलाव हुआ है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। रेलवे ने नियमों में बदलाव यात्रियों की सुविधा के लिए किया है। रेलवे का कहना है कि ये कदम रेलवे प्रबंधन में सुधार लाएगा। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर में एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे। देखिए, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में देश विदेश से श्रद्धालुओं की आमद होने लगी है। खास बात यह है कि अब की बार यूरोप से भी 25 श्रद्धालुओं का एक जत्था दर्शन के लिए यहां पहुंचा है। विकास नगर में श्रद्धा की कैसी झांकी दिखी, आप भी देखिए।
विकासनगर के हरबटपुर बस अड्डे पर आस्था का ज्वार उमड़ा है, लेकिन मीडिया के कैमरों का फोकस यूरोप से आए श्रद्धालुओं के इस जत्थे पर है। हरबटपुर बस स्टैंड पर चारधाम यात्रियों के लिए पहला यात्री पड़ाव बना है। यूरोप से आए करीब 25 तीर्थ यात्रियों का ये जत्था पंजीकरण के बाद आगे की यात्रा पर रवाना हुआ। विदेशी तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा सिस्टम ग्राउंड पर उतरा है। तो हमारा जो ये भारतीय परंपराएं, भारतीय मान्यताएं हैं, इसका प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में होता है, तो मैं उसको इस रूप में भी देखता हूँ। हरबटपुर में स्पेशल बसेस लगी हैं, जिनके जरिए विदेशी तीर्थ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। विदेशी तीर्थ यात्रियों को लेकर बस चालक भी खासे उत्साहित है। ये अच्छा, हम चाहते हैं कि बाहर का लोग यहाँ पे आए और हमारा कारोबार सही निकले उत्तराखंड का। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 2 और 4 मई को खुलेंगे।